नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में हमने अब तक कर लिया था अनुच्छेद 60, जो कि शपथ ग्रहण से संबंधित होता है। तो हमने अनुच्छेद 60 तक कर लिया था, और अनुच्छेद 60 के बाद आज हम करेंगे कौन सा टॉपिक करना है, तो अनुच्छेद 61 करना है हमें, जो कि अनुच्छेद 61 जो दिया गया है वह महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाभियोग। ये क्या होता है? महाभियोग क्या होता है? तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोला जाता है, इम्पीचमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, तो महाभियोग संबंधित में बात करेंगे, जो कि इसका अनुच्छेद किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग से हम समझते क्या हैं? पहले ये बात कर लें कि महाभियोग अच्छा होता क्या है, कुल मिला के महाभियोग होता क्या है। तो महाभियोग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस कंडीशन में? अगर राष्ट्रपति संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर कोई कार्य ना कर रहा हो, या राष्ट्रपति सही से कार्य नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में संसद को अधिकार होता है कि वह महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है उसे हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो अगर हम प्रक्रिया से संबंधित बात करें, ठीक है, प्रक्रिया संबंधित अगर बात किया जाता है तो आता है कि इसमें होता क्या है कि, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ तो इसमें कौन कौन भाग लिया था। तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो दोनों सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते थे? तो एक होता था लोकसभा, और एक होता था, क्या होता था दोस्तों? तो राज्यसभा होता था। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता था? तो लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता था, ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो होते थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते चुनाव में, और यहाँ पे भी कौन होते थे? तो निर्वाचित सदस्य होते थे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इन दोनों में, और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों में और राज्यसभा जो विधानसभा है उनको मिला करके मनोनीत सदस्य जो होते थे, जो राज्यों में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में, मतलब कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, वो सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, जब महाभियोग आता है तो पहले राष्ट्रपति का महाभियोग किसके द्वारा आता है? तो हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग आता है वह आता है लोकसभा के द्वारा। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक, इस महाभियोग में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा से महाभियोग आता है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? एक नोटिस लिखेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति को जिस संबंध से हटाया जा रहा है उस संबंध से नोटिस लिखा जाएगा, और उस पर 1/4 सदस्यों का क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। ठीक है, क्या होगा? हस्ताक्षर होगा, और उसे सदन से, मतलब कि लोकसभा से आया तो लोकसभा से 2/3 बहुमत से, किस दोस्तों से? तो 2/3 बहुमत से क्या करना होता है? पारित कराना होता है। ठीक है, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि ये प्रस्ताव तभी लोकसभा से पारित होगा, इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन, अगर प्रस्ताव जब लाया जा रहा है उससे 14 दिन पहले क्या कर जाता है? राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। कौन सी नोटिस दिया जाता है? तो दोस्तों, वो नोटिस दिया जाता है जिसपे ये क्या होता है?
1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ये नोटिस क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस चला गया। नोटिस के बाद राष्ट्रपति देखेंगे और 14 दिन बाद इसे प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर कहाँ जाएगा वो साहब, राज्यसभा के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। और राज्यसभा में भी क्या होगी, उस पर चर्चा होगी और राज्यसभा में चर्चा होने के बाद इसे भी 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। कितने से दोस्तों, 2/3 बहुमत से यहाँ से पास कराना होगा। अगर दोनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों से अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो महाभियोग क्या होगा, पारित हो जाएगा। और उसी दिन से, जिस दिन से महाभियोग पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से महाभियोग लाया सकता है। पहली बात, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है कि जिस सदन से महाभियोग लाया जाता है उस प्रस्ताव में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जिस सदन से लाया जाएगा उस सदन से 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पहले पास होना चाहिए, फिर वह दूसरे सदन में जाएगा, उसमें भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अगर इन दोनों में 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तब से महाभियोग पारित हो जाएगा और इसके बाद उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। यहाँ पे एक बात और समझनी होगी दोस्तों कि यहाँ पे जो राज्य चुनाव के समय तो राज्य विधानसभा भी भाग लिए थे, लेकिन महाभियोग के समय राज्य विधानसभा जो होती है ना, राज्य विधानसभा जो होती हैं इनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। और हमने चुनाव के समय मनोनीत सदस्य भी क्या करते, भाग नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे महाभियोग में सभी सदस्य होते हैं, मतलब कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य लेते ही हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। ठीक है, तो इतनी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए महाभियोग से संबंधित कि राष्ट्रपति का महाभियोग इस तरह से होता है और जब से महाभियोग पारित हो जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो ये था आपका हमारा राष्ट्रपति का महाभियोग। और अभी तक भारत में किसी पे भी महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 61 की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 62 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 62 की एक बात करें तो अनुच्छेद 62 है कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उस समय के बाद जो अगला चुनाव होगा वह कितने समय में होगा। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया गया और राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कितने समय के बाद या कितने समय के अंदर दूसरा राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, इससे संबंधित बात किया गया है। तो किसमें, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद, कौन सा, तो अनुच्छेद हम बात करेंगे 62 की। अनुच्छेद 62 में दिया गया है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव का समय, नए राष्ट्रपति के चुने जाने का समय। ठीक है, तो जब से महाभियोग पारित हुआ और राष्ट्रपति, चाहे महाभियोग से हो चाहे राष्ट्रपति त्यागपत्र से भी, राष्ट्रपति क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, इस कंडीशन में वो अपने पद से हट सकते हैं। और जब से वो पद से हटते हैं उसके 6 महीने के अंदर, कितने महीने, 6 माह के अंदर क्या होता है, चुनाव कराना होता है, नए राष्ट्रपति को चुनना होता है। 6 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया कि 62 में होता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव के समय कितना होता है, तो जो जिस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली होगा उस दिन से
6 महीने के अंदर उन्हें क्या होता है, नया राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। और इस कंडीशन में रिक्त जब पद खाली होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति, कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। दोस्तों जो नया राष्ट्रपति जो आएगा, जो नए राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उनका कार्यकाल फिर वो 5 वर्ष तक क्या करेंगे, शासन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए अवधि तक क्या करते, शासन करते हैं। वो उनका कार्यकाल वो 5 वर्ष का होगा। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर लिया कि उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका चुनाव होता है। जब तक, कब तक उपराष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे, तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, नए राष्ट्रपति चुन ले जाएंगे तो फिर उपराष्ट्रपति अपना क्या करेंगे, पद छोड़ देंगे और वो जिस पद पे, उपराष्ट्रपति किस पद पे होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति के रूप में होते हैं, तो उस पद से फिर चले जाएंगे। इसलिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले को कौन निपटाता है। तो अनुच्छेद 71 कहता है, अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 71, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव में अगर कोई मामला होता है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनाव संबंधी कोई मामला होता है, कौन सा क्या होता है, मामला होता है। ठीक है, तो इस मामले का निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वह अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। बस इतना ही जानना है कि हमें इनका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादायनी संबंधी शक्ति का हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति क्षमा दान भी कर सकते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जाता है या हाई कोर्ट का निर्णय जाता है या सैन्य न्यायालय का निर्णय आता है, तो क्या उस पर राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान किया गया और उस अनुच्छेद का नाम है, वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, 72, आर्टिकल 72 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादायनी शक्ति की क्षमादायनी शक्ति की बात की गई है। किसी की बात की गई, क्षमादायनी शक्ति। दोस्तों क्षमादायनी को बोला जाता है पार्डन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, पार्डन। क्या बोला जाता है, पार्डन बोला जाता है। ठीक है, तो क्षमादायनी शक्ति होता है। तो किस किस पे क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो राष्ट्रपति को 5 तरह की क्षमादायनी शक्ति प्राप्त है। कितने तरह के दोस्तों, 5 तरह की क्षमादायनी शक्ति क्या है, प्राप्त है। कौन कौन सी है दोस्तों, कौन कौन सी क्षमादायनी शक्ति प्राप्त है। तो पहला जो शक्ति है वह क्षमा, 5 तरह के हैं। एक होता है क्षमा, एक क्या होता है, क्षमा होता है। ठीक है दोस्तों, क्षमा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पार्डन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है लघुकरण, दूसरा क्या होता है, लघुकरण। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है कम्यूटेशन। क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन बोला जाता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो तीसरा जो होता है आपका परिहार होता है। क्या होता है, परिहार। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिमिशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, रिमिशन बोला जाता है। चौथा क्या होता है, तो चौथा दोस्तों होता है विराम होता है। क्या होता है दोस्तों, विराम। इसको बोला जाता है रिस्पाइट। क्या बोलता है, रिस्पाइट। पांचवा जो होता है दोस्तों वो होता है प्रविलंबन। क्या होता है, प्रविलंबन होता है। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको बोला जाता है रिप्राइव। क्या बोलता है, रिप्राइव बोला जाता है। तो 5 तरह की क्षमादायनी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के
के तहत। कौन कौन से? तो क्षमा, एक होता है क्षमा शक्ति, एक होता है लघुकरण जिसको कम्यूटेशन बोलते हैं, एक होता है परिहार जिसको रिमिशन बोला जाता है, एक होता है विराम जिसको रिस्पाइट बोला जाता है, एक होता है प्रविलंबन जिसको क्या बोला जाता है? रिप्रेसिव बोला जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे कि क्षमादान में क्या होता है, लघुकरण में क्या होता है, परिहार में क्या होता है और विराम में क्या होता है, इसमें कौन कौन किस टाइप में क्षमा दिया जाता है। तो पहली अगर बात करें हम दोस्तों, तो पहला आता है क्या? तो क्षमा, जिसको हम पार्डन बोलते हैं। तो क्षमा में ये होता है दोस्तों कि इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का अगर कोई निर्णय आता है, ठीक है, और उस निर्णय के बाद अगर कोई जो अपराधी होता है जिसको सज़ा मिलती है, अगर वो राष्ट्रपति के पास याचिका लेके जाता है, तो वो राष्ट्रपति को 5 तरह के हमने बताया कि क्षमा प्राप्त होता है। इसमें एक होता है क्षमा। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरी तरह से उसका दंड को क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। पूरी तरह से क्या कर देते हैं? दंड को क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, मतलब कि दंड मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्षमा में कि राष्ट्रपति पूरी तरह से उसको क्षमा कर देते हैं कि जाओ, उसे कोई भी उसे दंड नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है क्षमा। दूसरी जो होती है पूरी तरह से क्षमा देना, दूसरी जो होती है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है दोस्तों कि इसमें दंड का जो स्वरूप होता है वो चेंज हो जाता है। दंड का स्वरूप चेंज होता है। दंड का स्वरूप को क्या चीज़ मतलब? दंड का स्वरूप का मतलब कि मान लीजिए कि दंड किसी को क्या दिया गया? 10 साल का कैद कर दिया गया। ठीक है, 10 साल का कैद कर दिया गया। ठीक है, नहीं, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन इस कंडीशन में जब राष्ट्रपति अपने लघुकरण का प्रयोग करेगा तो इसमें वह क्या कर सकता है? उसे 15 साल का क्या कर सकता है? सजा कर सकता है, और 15 साल के बाद उसे छोड़ देगा। तो क्या मृत्यु से उसका क्या होगा? स्वरूप चेंज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि दंड का स्वरूप चेंज होता है। तीसरी हमने बात किया था क्या? तो परिहार की बात किया था। परिहार की बात किया था। ठीक है, परिहार की बात हमने किया था। इसमें क्या होता है? इसमें तो दंड का स्वरूप चेंज होता है, लेकिन इसमें दंड की अवधि चेंज हो जाती है। दंड को क्या करता है? अवधि, दंड की अवधि क्या होती है? कम कर दी जाती है। मतलब जी अगर किसी को 5 साल की सज़ा है तो उसे 3 साल की सज़ा कर दिया जाता है। तो दंड की अवधि कम कर दी जाती है। ठीक में, चौथे में क्या होता है दोस्तों? ये होता है विराम। और विराम में क्या होता है कि इसमें अगर जो अपराधी है उसको किसी विशेष परिस्थिति में, मान लीजिए कि अपराधी विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, या कोई स्त्री गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उस समय क्या किया जाता है? दंड को क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। इसमें भी दंड को कम किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति होगा तभी क्या किया जाता है? दंड को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो दंड क्या किया जाता है? कम किया जाता है इसमें। ठीक, फिर 5वां आपका लास्ट जो होता है वह प्रविलंबन हमने बताया। प्रविलंबन बताया, इसमें स्पेशली क्या होता है कि मृत्यु दंड के समय, ठीक है, उसी समय प्रयोग होता है। मृत्यु दंड के समय राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उस याचिका को क्या करेंगे? निलंबन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? याचिका को उस पर अस्थायी रोक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? अस्थायी रोक का मतलब कि उस याचिका पे रोक लगाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ठीक है, उसे स्थिर रखते हैं। ठीक है, उस पर विचार करने के लिए उसे अस्थायी रोक लगा देते हैं। तो ये स्पेशली मृत्यु दंड में ऐसा होता है। तो ये होता है प्राविलंबन। ठीक है, तो ये 5 तरह के राष्ट्रपति को क्षमादायनी शक्ति प्राप्त होता है। एक प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति के अलावा जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन्हें भी क्षमा देने की शक्ति प्राप्त होती है? तो हाँ, उन्हें भी क्षमा देने की शक्ति प्राप्त होती है। और इसके लिए संविधान के में अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। वो अनुच्छेद है 161। कौन सा अनुच्छेद है? 161 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं। राज्यपाल क्षमादायनी शक्ति, राज्यपाल क्षमादायनी शक्ति। इसमें अगर 2 चीज़ें बात करें, ये भी क्षमा कर सकते हैं,
लेकिन राज्यपाल के क्षमादायनी शक्ति और राष्ट्रपति के क्षमादायनी शक्ति में कुछ डिफरेंट होता है। वो क्या कर सकते, कुछ अंतर होता है, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों अंतर होता है कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की जो क्षमादायनी शक्ति होती है वो मृत्यु दंड में क्या कर सकते, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें होता है कि मृत्यु दंड को वह निलंबन कर सकते हैं, उसे रोक लगा सकते हैं, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं वह पूरी तरह से क्या होते हैं, मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। पहले अंतर। दूसरा अंतर होता है कि जो सैन्य न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालय जो मिलिट्री न्यायालय होते हैं, ठीक है, सैन्य न्यायालय के फैसले को क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। सैन्य न्यायालय में जो फैसला आएगा उस पर ये बदल नहीं सकते, ठीक है, उस पर क्षमादान नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वह सैन्य न्यायालय के जो सैन्य न्यायालय पे जो सजा दिया जाएगा उसको भी क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। तो ये दो अंतर होता है राज्यपाल के क्षमादायनी और राष्ट्रपति के क्षमादायनी शक्ति में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो आइए एक एक करके इनकी बातें करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, हेडिंग डाल देते हैं हम, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। किसकी शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो पहला जो होता है शक्ति वह कार्यकारी शक्ति होता है, कार्यकारी शक्ति होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर होता है। इसमें क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सभी पदाधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का नियुक्ति करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के CJI की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। और जो और कार्यपालिका का, राष्ट्रपति हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, कार्यपालिका की शक्ति उनमें निहित होती है। तो जो कार्यपालिका संबंधी जो कार्य होता है उनके नाम पे होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात आती है कि विधायिका शक्ति। कौन सा होती है, विधायिका शक्ति। इसको कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर में क्या करते हैं राष्ट्रपति कि मान लीजिए कि जब नया सदन आता है, मतलब कि चुनाव होता है, उस समय पहला सदन होता है, तो उसकी बैठक भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। उस बैठक में जो संबोधन होता है राष्ट्रपति का होता है। जब दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद होता है तो उस समय भी क्या होता है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कोई भी प्रस्ताव, धन विधेयक संबंधी कोई भी प्रस्ताव होता है, सदन के पटल पर रखवाना होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। अध्यादेश जारी करना होता है। अगर कोई सदन, मान लीजिए कोई राज्यसभा या लोकसभा अगर सत्य में नहीं है, उस समय कोई कानून लाना होता है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। क्या लाया जाता है, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश लाया। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, विधायिका संबंधी पावर भी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का, तो वो वित्तीय शक्ति है। कौन सी शक्ति है भैया, वित्तीय शक्ति है, ठीक है, वित्तीय शक्ति है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पावर। क्या बोला जाता है दोस्तों, फाइनेंशियल पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल पावर बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, धन विधेयक को संसद के पटल पर रखते हैं। संसद के क्या करते हैं, सदन के पटल पर रखते हैं, ठीक है, रख दिए पटल पे। और क्या करते हैं, तो ये वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। तो ये वित्तीय संबंधी कार्य करते हैं। आगे बात कर लेते हैं
और क्या करते हैं, तो ये सैन्य जो सेना होती हैं उनके क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडेंट होते हैं, मतलब कि प्रमुख होते हैं, मतलब कि मेन हेड होते हैं, सुप्रीम कमांडेंट होते हैं, NDENT कमांडेंट होते हैं, सुप्रीम कमांडेंट। तीनों सेना के क्या होते हैं, हेड होते हैं। और बात कर लेते हैं तो न्याय संबंधी क्या होता है, इनके पास पावर होता है, न्यायिक संबंधी पावर होता है, न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, तो जो CJI हम बात करते हैं, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी भी नियुक्ति क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो CJI से किसी संबंध में सलाह भी ले सकते हैं। तो ये न्यायिक शक्तियाँ हो गई। और कोई शक्ति है तो अब बात कर सकते हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं। आपातकालीन शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं। कौन सी शक्तियाँ दोस्तों, आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी में कौन कौन शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। इसमें ये किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 दिया गया है। ठीक है, दूसरी कौन सी शक्ति होती है, तो ये होता है राष्ट्रपति शासन शक्ति, राष्ट्रपति शासन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है वो आर्टिकल 356 होता है, और एक और प्रयोग किया जाता है जो आर्टिकल 365 भी होता है। दोस्तों ये 365 जो होता है कब लगता है, जब केंद्र सरकार किसी राज्य को कुछ करने के लिए निर्देश देती है और राज्य सरकार उसे इग्नोर करती है, वो निर्देश नहीं मानती, तो केंद्र क्या करती है, राष्ट्रपति से सिफारिश करके क्या कर सकती है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा सकती है। किसके तहत, 365 के तहत। ठीक है, तीसरी बात आती है, कौन सी होती है, तो वित्तीय आपातकाल होती है। वित्तीय आपातकाल होती है, कौन सी होती है, वित्तीय आपातकाल होती है। ये किस में होता है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एक और शक्ति प्राप्त होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति होती है। उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है वीटो पावर। क्या बोलते हैं उसको, वीटो पावर। तो हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो शक्ति। ठीक, वीटो शक्ति की बात कर लें तो कौन कौन सी में वीटो शक्ति दिया होता है, तो ये शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कब करते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब कोई विधेयक, पहले तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को एक आर्टिकल के तहत शक्ति प्राप्त है जिसका नाम है 111 के तहत उस कानून लागू होने से पहले वो प्रस्ताव कहाँ आता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति के समक्ष क्या होगा, प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होने के बाद उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो वह 3 तरह के निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, उस प्रस्ताव के तहत हमने बात किया, हमने कहा कि उस प्रस्ताव के तहत 3 शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, 3 निर्णय ले सकते हैं। कौन कौन सा निर्णय ले सकते हैं भाई, तो वो या तो वो प्रस्ताव को क्या करें, स्वीकार कर लें, या तो प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दें। ठीक है, क्या दे दें, स्वीकृति दे दें। ठीक है, पहला ये काम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी काम कर सकते हैं, वह स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके मतलब सुरक्षित रखने का मतलब क्या हुआ कि स्वीकृति तो उन्होंने दे दिया लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। ठीक है, अपने पास रख लिया। ठीक है, अनिश्चित काल के उन्होंने अपनी स्वीकृति को अपने पास रख लिया। दूसरी कार हो गया। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है और राष्ट्रपति उसे पुनः क्या कर सकते हैं,
पुनः वापस कर देते हैं। किसको? संसद को। किस लिए? विचार करने के लिए। अगर संसद उस पर बिना विचार किए या विचार करके उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए उस प्रस्ताव को पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब कि उसे स्वीकृति देने के लिए क्या होते हैं? बाध्य हो जाते हैं। दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति उस पर कब बाध्य होते हैं? तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए संसद में भेज देते हैं और संसद का मन हो तो उसमें संशोधन करे और नहीं मन हो तो नहीं करे, या फिर उसे राष्ट्रपति के पास क्या करे? भेजता है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ये किस के तहत दिया गया? 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा बात किया गया था। ठीक है, ये 3 शक्तियाँ होती हैं। इन 3 शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को हमने बात किया कि वीटो पावर होता है। कौन कौन से पावर होते हैं? वीटो पावर। ये तो किसी प्रस्ताव के तहत ये 3 चीज़ें वो निर्णय ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग करना चाहे तो वो कौन कौन से शक्ति होते हैं? तो पहला जो होता है दोस्तों वह होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है अब्सोल्यूट वीटो। क्या कहा जाता है? अब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दूसरा जो वीटो होता है दोस्तों वो होता है निलंबनकारी। निलंबनकारी क्या होता है? निलंबनकारी वीटो होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, क्या बोलता है? सस्पेंसिव वीटो आता है। तीसरा जो दोस्तों आता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है पॉकेट वीटो। ये कौन सा वीटो होता है? पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो को हम पॉकेट वीटो ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों वीटो के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम बात करेंगे कि अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, तो इसमें अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अत्यंतिक वीटो के तहत क्या कर सकते हैं? कोई विधेयक आया और उस विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। जो हमने दूसरे में बात किया था कि उसे क्या कहता है? अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, उस पर स्वीकृति उसको वापस नहीं करते हैं। ये कब होता है दोस्तों? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, और उस समय कोई एक सदन क्या हो सकती है? भंग हो, मतलब कि लोकसभा क्या होगी? भंग हो गई। मंत्रिमंडल क्या हो गया? भंग हो गया। मंत्रिमंडल ने विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा और मंत्रिमंडल भंग हो जाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाती है, वह अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, इसलिए क्या ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात आती है दोस्तों निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में वही तीसरा वाला बात हमने जो कहा कि कोई विधेयक अगर पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए क्या कर सकते हैं? भेज देते हैं। पुनः विचार के लिए क्या करते हैं? सदन को भेजते हैं। अगर सदन, हमने क्या बोला कि अगर सदन बिना विचार किए या उसमें बोल सकते विचार किए नहीं, ये बोल सकते हैं कि बिना संशोधन किए या संशोधन करके अगर उसको पुनः राष्ट्रपति के लिए भेज देती है, स्वीकृति के लिए भेजती है, हस्ताक्षर के लिए भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को क्या करना होगा? हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसे स्वीकृति करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य हो जाते हैं। तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। और दोस्तों पॉकेट वीटो जो होता है इसमें क्या होता है? न राष्ट्रपति न ही स्वीकृति देता है, क्या नहीं देता है? स्वीकृति भी नहीं देता, न उसे अस्वीकृत करता है। क्या नहीं करता? अस्वीकृत भी नहीं करता, न स्वीकृति देगा न अस्वीकृत करेगा, और न ही उसे पुनः विचार के लिए सदन को वापस करेगा। क्या करेगा? विचार के लिए वापस करता है। ठीक है दोस्तों, तीनों कंडीशन नहीं करेगा। इसके मतलब क्या करेगा? तो उसे अपने पॉकेट में रख लेगा। कहने का सेंस है कि तीनों पे वो नहीं करेगा, उसे क्या करेगा? उसी तरह से
अपने पास रखा रहेगा, तो इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के वीटो पावर में 3 बातें हमने पढ़ी। कौन कौन सा? अत्यंतिक वीटो पढ़ा हमने, निलंबनकारी वीटो पढ़ा हमने और पॉकेट वीटो पढ़ा। अत्यंतिक में हमने क्या पढ़ा कि कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे क्या करते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्सोल्यूट वीटो हो गया। सस्पेंसिव वीटो क्या हो गया? अगर कोई विधेयक आता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसे पुनर्विचार के लिए संसद को भेज देते हैं। अगर संसद मतलब कि राज्यसभा लोकसभा अगर उसमें बिना संशोधन किए या संशोधन करके राष्ट्रपति को भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है? बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा पॉकेट वीटो, जिसमें ना राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं ना अस्वीकृति देते हैं। ठीक है, और ना उसे पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमने वीटो पढ़ लिया। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब राष्ट्रपति का लगभग ख़त्म हो चुका है, 2-4 पॉइंट और हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को और कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को एक और शक्ति प्राप्त है जिसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 123, जिसका नाम है अध्यादेश। हमने बात किया था कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है और अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन सा? संयुक्त बैठक। ये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश दोस्तों वो होता है कि जब कोई, जैसे राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। अगर राज्यसभा या लोकसभा के कोई भी, अगर दोनों का सत्र चलता है, ठीक है, अगर राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक या दोनों अगर सत्र में नहीं होते हैं और उस समय देश के लिए कोई कानून बहुत ज़रूरी होता है, क्या? कानून बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस समय केंद्र सरकार क्या करती है? राष्ट्रपति को क्या करती है? सिफारिश करती है अध्यादेश लाने के लिए, उस पर कानून पे हस्ताक्षर करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को क्या करती है? सिफारिश करती है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि इसे कानून की आवश्यकता है तो वो क्या करते हैं? उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसे वो क्या होता है? अध्यादेश होता है। ठीक है, इसकी शर्तें होती हैं कि इसे सत्र के आने से 4 हफ्ते के अंदर क्या होता है? इसे सदन से क्या करता है? पारित कराना होता है। अगर सदन से पारित नहीं हो पाता तो ये कानून क्या होगा? फिर रद्द हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। फिर अध्यादेश संबंधित ये बात, तो इसको कहा जाता है अध्यादेश। मतलब कि राष्ट्रपति संसद से कोई भी कानून संसद से बिना प्रस्तावित हुए ही राष्ट्रपति के केवल कहने पे क्या होगा? वो कानून बन जाएगा और वो कानून निश्चित समय के लिए बनता है। ठीक है, अगर उस पर जब सदन होगा और सदन के होने पर अगर उस पर प्रस्ताव पे अगर पास नहीं हो पाएगा तो उस समय वो क्या हो? समाप्त हो जाता है। संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक दोस्तों तब होता है अगर राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किसी प्रस्ताव को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया। ठीक है, तो इस मतभेद को मिटाने के लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, किसका? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों में क्या है? मतभेद हो गया है, कृपया इसका हल करें। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? कहते हैं कि जाओ भाई, दोनों को बुला करके लाओ। तो इन दोनों को क्या होता है? संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और बैठक के द्वारा क्या होती है? उसे राष्ट्रपति हल करते हैं। तो ये होते हैं आप दोस्तों, संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, चलिए, तो ये होगा आप हमारा अध्यादेश और ये होगा संयुक्त बैठक। एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है 201। ये क्या है? तो 201 के तहत राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को राज्य विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्य विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है। वो कौन सी शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो राज्य विधेयक के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो इसकी चर्चा करेंगे। कब ये शक्ति दिया जाता है? अगर कोई विधेयक
राज्यसभा विधानसभा से पारित होकर, कहाँ से, विधान सभा से अगर पारित होकर राज्यपाल के पास जाती है, ठीक है, जो अगर राज्य का है तो राज्य से विधानसभा से पारित हो कहाँ जाएगी, राज्यपाल के पास जाएगी। किस लिए जाएगी, राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए, स्वीकृति के लिए जाएगी। अगर राज्यपाल उसे विचाराधीन कर देते हैं, किसके, विचाराधीन कर दे, किसके विचाराधीन, तो राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन कर देते हैं, राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन कर देते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति को 201 के तहत ये शक्ति प्राप्त होता है कि उस पर क्या करें, अपनी सहमति दें। तो 3 चीज़ें कर सकते हैं, वही 3 चीज़ें हमने जो राष्ट्रपति में पढ़ा, कौन कौन सा, या तो उसे स्वीकृति दे दें, ठीक है, क्या कर दे, स्वीकृति दे दें, या उसे विचार करने के लिए क्या करें, सुरक्षित रख लें, ठीक है, अपने पास क्या कर लें, सुरक्षित रख लें, ठीक है। या तीसरा कि उस प्रस्ताव को राज्यपाल से कहें, राज्यपाल को बुला के कहें कि इसे क्या करो, विधानसभा को पुनः भेज दो, ठीक है, विचार करने के लिए। अगर राज्यपाल क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, पुनः विचार के लिए विधानसभा को भेज देंगे। अगर विधानसभा उस पर संशोधन करके वापस करती है या बिना संशोधन किए वापस कर देती है, विधानसभा में गया, विधानसभा का मन हो तो उसमें संशोधन करेगी, नहीं मन हो तो नहीं करेगी, फिर वो क्या होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, विधानसभा पुनः क्या करेगी, राज्यपाल को भेज देती है, और राज्यपाल फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। अगर तब इस कंडीशन में कहा जाता है कि राष्ट्रपति का अगर मन होगा तो उस पर क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे, और नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। इसके लिए वो बाध्य नहीं होते। कुल मिलाकर के ये कहने की बात है कि बाध्य नहीं होते, मतलब कि अगर कोई विधेयक, राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए विधानसभा के पास भेज देते हैं, तो और विधानसभा के पास भेजने के बाद विधानसभा अगर उसमें संशोधित कर दे या पुनः या ऐसे ही उसे राष्ट्रपति के पास क्या कर दे, भेज दे, तो उस समय राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, बाध्य नहीं होते दोस्तों। तो ये हमारा बताने का मतलब था कि राज्य संबंध में विधेयक में राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता, जबकि केंद्र में क्या होता है कि अगर केंद्र से मतलब संसद से, सदन से अगर कोई विधेयक गया होता है तो उस पर क्या होता है, बाध्य हो जाते हैं। हमने किसके बताया, तो 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत उस पर बाध्य होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का कंप्लीट हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है। दोस्तों अगर ये पूरे कंटेंट आपको प्राप्त करना हो नोट्स के रूप में, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय विशाल के नाम से, उससे आप सर्च करके पॉलिटी बाय विशाल के नाम से उसे सर्च करके वहाँ से कंटेंट को आप नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।